आज का टॉपिक की बाबू बात करें तो हम लोग का एटमोस्फियर रहेगा ना। यह एक जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखोगे तो क्वेश्चन भी काफी अच्छे मतलब पूछे ही जाते हैं, बढ़िया टॉपिक है। ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया टॉपिक। देखो ये मान लो हम लोग का अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ के बाबू बात करें तो ये अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ के सराउंडेड देखोगे। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, 1 मिनट। अब शेयर है ना? हाँ सर अब शेयर है ना बाबू? हाँ अब देखो इस अर्थ के, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के सराउंडेड देखोगे तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस का लेयर है। मिक्सचर ऑफ गैसेस का बाबू लेयर है, अलग अलग टाइप के देखोगे ऐसे लेयर बने हुए हैं, ऐसे लेयर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये गैसों का आवरण है जो एक्चुअल में हमें ब्लैंक दिखता है ना अर्थ के चारों ओर। एक्चुअल में वो ब्लैंक पार्ट नहीं है, बल्कि वो देखोगे तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो कि एक लेयर में क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो इसी मतलब अर्थ इज सराउंडेड बाई द मिक्सचर ऑफ गैसेज, या द अर्थ इज सराउंडेड बाई वेरियस लेयर ऑफ गैसेज। तो उसी वेरियस लेयर ऑफ गैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं, जो अर्थ के चारों ओर क्या है, सराउंडेड है। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर आया समझ में? तो आज के टॉपिक में बाबू हम लोग डिस्कस करेंगे एटमोस्फेयर। देख लेते एटमोस्फेयर होता क्या है ना, इसको इरेज कर दें थोड़ा। डाउट वगैरह रहेगा तो बीच में पूछ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बात करें एटमोस्फेयर है क्या चीज, तो सिंपल सा डेफिनेशन यदि इसका पूछा जाए तो एटमोस्फेयर का तो बता देना, द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंडेड द अर्थ। देखो अर्थ के और अदर प्लानेट, जितने भी अदर प्लानेट है, वीनस है, ठीक है, जुपिटर है, मार्स है, जितने भी अदर प्लानेट है या जितने अदर स्टार हैं, उनके भी चारों ओर तुम्हें ये मिक्सचर ऑफ गैसेज का लेयर तुम्हें देखने के लिए चारों ओर मिलेगा, ठीक है। उसी को हम लोग एटमोस्फेयर बोलते हैं। तो ये एटमोस्फेयर का डिफिनेशन हो गया। और सिंपल सा बस पूछा जाए है क्या तो बोल सकते हो, द अर्थ इज सराउंडेड बाई द लेयर ऑफ गैसेज दैट इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। मतलब हमारे अर्थ के चारों ओर जो वेरियस गैसेस का लेयर बना हुआ है ना, उसी को क्या बोलोगे, एटमोस्फेयर बोलोगे। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज भी केवल बोल सकते हो, मिक्सचर ऑफ गैसेज, क्योंकि इसमें इस एटमोस्फेयर में अलग अलग टाइप के तुम्हें गैसेज देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको मिक्सचर ऑफ गैसेज बोल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे अर्थ के चारों ओर लेयर में बटा हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के ये कितने मतलब एटमोस्फेयर के कितने लेयर होते हैं हमारे अर्थ के सराउंडेड, ठीक है। सेकंड पॉइंट बाबू इसमें बात करें तो ये जो एटमोस्फेयर है कुछ ना कुछ इसका कॉम्पोजिशन होगा। इस एटमोस्फेयर की बाबू कुछ 1 मिनट वेट कर लो। हाँ हाँ बोला सत्य पता बोलता हाँ ठीक है। हेलो यस सर। ठीक है बाबू, चलो ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर की बाबू बात करें तो एटमोस्फेयर में क्या क्या चीजें शामिल होते हैं। तो हमारे इस एटमोस्फेयर में देखोगे तो अलग अलग टाइप के क्या है, गैसेज हैं, अलग अलग टाइप के गैसेज हैं। जैसे नाइट्रोजन है, हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज देखा जाए तो 78% है। सबसे लार्ज अमाउंट में यही तुम्हारा नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे लार्ज अमाउंट में, ठीक है। लार्ज अमाउंट में बात करें सबसे अधिक एटमोस्फेयर में कौन सा गैसेज होता है, तो ये नाइट्रोजन होगा 78%। फिर देखे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का बाबू परसेंटेज देखे तो 21%। ये सेकेंड लार्ज अमाउंट में पाए जाने वाला गैस है हमारे एटमोस्फेयर में। थर्ड का बाबू बात करें तो आर्गन, आर्गन की बात करें तो 0.09%। और CO2 की बात करें तो 0.03% ये अमाउंट में CO2 पाया जाता है हमारे एटमोस्फेयर में। तो ये चार ही मतलब देखो सबसे अधिक बोला जाए सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है एटमोस्फेयर में, तो नाइट्रोजन बताना, ठीक है, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पर आर्गन, और ये अदर गैसेज में देखोगे तो मतलब 0 पॉइंट कुछ आ जाते हैं। लेकिन ये चारों का तुम्हें परसेंटेज भी याद रखना है, जिसे डायरेक्ट में
डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। CO2 का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है तो 0.03%। ऑर्गन का परसेंटेज कितना है तो 0.03%। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है तो 21%। एंड नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है तो 28%। तो ये पहला कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में बाबू हम लोग गैसेस देख लिए, ठीक है। अब सेकंड बात करें तो ये डस्ट पार्टिकल भी देखोगे तो हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल और साथ में ये वाटर वेपर देखो, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेज, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दीज आर द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में 3 चीज आ जाएंगे, ये गैसेज, डस्ट पार्टिकल एंड ये वाटर वेपर। अच्छा, ये डस्ट पार्टिकल हो या ये वाटर वेपर हो, ये आता कहाँ से है? डस्ट पार्टिकल की बाबू बात करें और ये वाटर वेपर की बात करें तो कहाँ से आएगा? तो देखो, आउटकम कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसी से देखोगे तो डस्ट पार्टिकल और ये वाटर वेपर रिलीज होता है, बाहर आता है पृथ्वी से और जाकर हमारे एटमॉस्फेयर में वो मिल जाता है, ठीक है। जाकर वो बाबू हमारे एटमॉस्फेयर में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ये 3 देखोगे तो एटमॉस्फेयर के क्या होंगे? कॉम्पोजिशन हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड में यदि कोई डाउट है तो पूछ लो, यदि किसी को फर्स्ट स्लाइड में डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है? चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और बाबू, ये मान लो अभी हमने बताया, मान लो ये अर्थ है, ठीक है। ये मान लो हम लोग का अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ है, अब इस अर्थ के चारों ओर देखोगे तो वेरियस गैसेज हैं। इस अर्थ के चारों ओर देखोगे तो मान लो अलग अलग टाइप के बाबू, मान लो ये लेयर बन गया गैस का, अलग लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, चौथा लेयर है, पांचवा। अब ऐसे ये मिला हुआ है ना, ऐसे ये मिला हुआ है, अर्थ के चारों ओर ये लेयर है। तो इस एटमॉस्फेयर को आखिर में अट्रैक्ट कर कौन रखा कौन है? आखिर में एटमॉस्फेयर भागता क्यों नहीं है पृथ्वी से? कैसे, मतलब इसको अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? खींच कर बांधने का काम एटमॉस्फेयर को कौन करता है? तो याद रखना, ग्रेविटी। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बाबू ये एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी के, ठीक है, लेयर को छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारे एटमॉस्फेयर को, मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को बांध कर रखता है, अट्रैक्ट कर कर रखता है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या चीज? द फोर्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब जो फोर्स किसी भी वस्तु को अपने अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करे, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो जब हम फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बस अभी सिंपल सा ये समझो, इस एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट कौन 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 रखता है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा एटमॉस्फेयर पृथ्वी को छोड़कर नहीं भागता है, दूर नहीं भागता है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ बाबू, ये एटमॉस्फेयर करता क्या है? एटमॉस्फेयर का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो देखो, इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन की बात करें ना तो देखो बहुत सारा, ये हमारे यूवी रे से भी बचाता है, अल्ट्रावायलेट रे से, क्योंकि सन से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मफुल रे है अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण, तो उससे भी प्रोटेक्शन ये एटमॉस्फेयर देता है। खासकर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन गैस वो करता है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एक चीज एटमॉस्फेयर का मेन फंक्शन बाबू ये भी है कि जितने भी ये देखोगे मेटियोराइट्स हैं, ये जितने भी मेटियोराइट्स हैं, ठीक है, मेटियोराइट्स पीस ऑफ द रॉक, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे अर्थ पर ये फॉल करेगा ना, जब पृथ्वी पर गिरेगा तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा? जला देगा उसको, जलाकर बीच में ही उसको क्या कर देगा? जला देगा, बिल्कुल। इसलिए वो अर्थ पर नहीं गिर जाते हैं, थोड़ा बहुत गिरबो करता है तो क्रेटर बना देता है, जो कि हम बताए हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी ये शायद बताए होंगे। तो मेन फंक्शन यदि बोला जाए एटमॉस्फेयर का क्या है, तो सिंपल सा बता देना कि ये मेटेओराइट्स को जला देता है, ताकि मेटेओराइट्स पृथ्वी पर ना गिरे, क्योंकि पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी के रहने वाली जीवों को नुकसान पहुंच जाएगा ना, तो ये मेटेओराइट्स को जलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें बाबू रिमेम्बर कर सकते हो ना। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत बाबू? नो सर। क्या साउंड जा रहा है ना? ठीक, चलो सेकंड स्लाइड पर हम लोग देखते हैं ना। सेकंड स्लाइड की बाबू बात करें तो आखिर में पहला जो हम लोग कंपोजिशन देखे, तो पहला कंपोजिशन क्या देखे थे? गैस। पहला कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का पहला कंपोजिशन क्या था? गैस है। तो इस गैस का कुछ ना कुछ सोर्स होगा, तो व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ गैस? इस बाबू गैस का सोर्स है क्या चीज? इस गैस, मतलब ये गैस आता कहाँ से है, कैसे आता है? तो देखो, गैस का 2 सोर्स है, गैस को आने का बाबू 2 सोर्स है। पहला सोर्स की बात करें तो पहला सोर्स देखो, 99% जो गैस है ना,
99% ऑफ द गैसेज आर प्रोडक्ट ऑफ द डीगैसिंग प्रोसेस। तो 99% जो गैस है एटमॉस्फेयर में वो डीगैसिंग प्रोसेस से हमें प्राप्त हो जाता है, और रिमेनिंग जो 1% गैस है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, स्पेस से, अंतरिक्ष से। अब देखो, अब ये डीगैसिंग प्रोसेस है क्या चीज, हम इस डीगैसिंग प्रोसेस से ही 99% देखोगे गैस मतलब हम प्राप्त कर लेता है एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में जो 99% गैस है वो डीगैसिंग प्रोसेस से देखोगे तो मिल जाता है। तो ये डीगैसिंग प्रोसेस है क्या चीज, तो डीगैसिंग प्रोसेस बाबू सिंपल सा है, द रिमूवल ऑफ डिजोल्व गैसेस फ्रॉम द लिक्विड। तो लिक्विड का मतलब क्या, वाटर। तो वाटर में अलग अलग टाइप के गैसेस डिजोल्व है, तो जब उसी वाटर से डिजोल्व गैसेस को रिमूव किया जाता है तो उसी को बोलते हैं बाबू डीगैसिंग प्रोसेस। हमारे अर्थ के देखो, अभी अर्थ का लेयर पड़े हो ना, अरे बाबू अर्थ का लेयर पहले ऊपर क्रस्ट, फिर ये मेंटल और सबसे नीचे कोर। तो बाबू इसी मेंटल में एक स्टेथोस्फेयर पाया जाता है, स्टेथोस्फेयर। इसी मेंटल में बाबू क्या पाया जाएगा, स्टेथोस्फेयर। ये जो स्टेथोस्फेयर होता है ना, यहीं पर वोल्केनो इरप्शन होता है, यहीं पर लिक्विड पाया जाता है, और यहीं से देखोगे तो वोल्केनो इरप्शन होगा, और यहीं पर टेम्परेचर हाई रहता है। किसी भी चीज का बाबू टेम्परेचर हाई रहेगा तो किसी भी चीज को जला देगा, जब जलाएगा तो ओकरा से कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा बाहर, तोड़ फुड़ कर निकलेगा ना, क्रस्ट को तोड़ कर निकलेगा। तो जब इसी क्रस्ट को तोड़ कर निकलता है तो गैस निकलता है बाहर, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, राख निकलता है, एसेस निकलता है, तो इसी को डीगैसिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा ये समझो, मान लो ये तुम्हारा ये अर्थ है पूरा, अर्थ में मैग्मा चेम्बर कहाँ पाया जाता है, तो स्टेथोस्फीयर। ये जो स्टेथोस्फीयर है ना, वहीं पर मैग्मा चेम्बर पाया जाता है, वहीं पर वोल्केनो इरप्शन होगा तो मैग्मा निकलेगा, लावा, ठीक है, जो कि वोल्केनो में पड़े हो। तो इसी से बाबू देखोगे तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज, देखो नाइट्रोजन बाहर आ रहा है, अंदर से ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 आ रहा है, आर्गन आ रहा है, मतलब अलग अलग टाइप के गैसेज यहाँ से देखोगे तो ये मैग्मा चेम्बर से बाहर रिलीज होते हैं, और साथ में डस्ट पार्टिकल भी रिलीज होता है। साथ में बाबू देखोगे तो क्या रिलीज होगा, डस्ट पार्टिकल भी रिलीज होगा। अभी ये जो लिथोस्फीयर है ऊपर वाला क्रस्ट, इसी को तोड़कर निकल जाएगा बाहर, तोड़कर ये निकल जाएगा, अलग अलग टाइप के गैस निकलते हैं, तो इसी को डीगैसिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो ये मैग्मा चेम्बर से ये निकलते कैसे, तो वहां पर एक प्रकार का वेव मतलब देखोगे छूटता है, उस वेव को बोलते हैं बाबू कन्वेंशनल वेव। कौन सा वेव, कन्वेंशनल वेव। तो इसी कन्वेंशनल वेव के कारण बाबू देखोगे तो कोई भी चीजें ऊपर उड़ती है, और क्रस्ट को तोड़कर, लिथोस्फीयर को तोड़कर वो गैस बाहर रिलीज होगा, ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल बाहर रिलीज होगा और जाकर हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब क्योंकि देखो अंदर का टेम्परेचर पता है ना, हाई होता है, जैसे जैसे ये मान लो कि अर्थ का सरफेस है इंटरनल, सबसे ऊपर तुम्हारा क्रस्ट, फिर मेंटल और कोर, तो सबसे हाई टेम्परेचर किधर होगा, कोर का होगा। लेकिन कोर में मैग्मा चेम्बर नहीं पाया जाता है, मैग्मा चेम्बर मेंटल में ही पाया जाएगा, मेंटल में जो स्टेथोस्फीयर होता है ना। तो ये चीजें बाबू याद रखना। कोई डाउट यहाँ तक, तो डीगैसिंग प्रोसेस समझ में आ गया ना, डीगैसिंग प्रोसेस बाबू समझ में आया, बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक, यदि किसी को डाउट है तो पूछ लो, डाउट ना है। No, sir. हाँ? चलो ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं ना। अब देखो, अब यहाँ पर बाबू हमने बताया कॉन्वेंशनल वेव के कारण ये मैग्मा चेम्बर से कोई भी चीजें बाहर रिलीज होता है, जैसे गैस हो गया, डस्टेड पार्टिकल हो गया। तो यहीं पर एक थ्योरी दिया गया है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये बोलेगा ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी है क्या चीज, तो सिंपल सा बता देना, इसी कन्वेंशनल करंट थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि डीगैसिंग प्रोसेस से वो गैस कैसे बाहर निकलते हैं। 99% जो गैसेस था ना वो डीगैसिंग प्रोसेस से रिलीज हो रहा था, तो वो डीगैसिंग प्रोसेस वो कहाँ से लिया गया, तो इसी कन्वेंशनल करंट थ्योरी से लिया गया है। तब क्वेश्चन बोलेगा इस कन्वेंशनल करंट थ्योरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं पता है, कन्वेंशनल को बोलते हैं हिंदी में बाबू संवहन, संवहन तरंग, करंट को तरंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस कन्वेंशनल करंट थ्योरी को देने वाले थे बाबू अर्थर होम। इस थ्योरी को किसने दिया था, अर्थर होम ने दिया था, याद रखना, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बाबू देखोगे ना, देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी के अंदर जाने पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, जिसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो पृथ्वी के अंदर जितने भी बाबू वेपर है, मैग्मा है, ठीक है, वो क्रस्ट से जाकर टकरा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो वो ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो क्रस्ट से जाकर टकराएगा, क्रस्ट से बाबू टकराने के बाद क्रस्ट को तोड़कर वो बाहर निकल जाता है। तो बाहर क्या क्या निकलेगा, तो डस्ट पार्टिकल निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, और साथ में अलग अलग टाइप के बाबू गैसेज बाहर निकलते हैं। इसी थ्योरी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी, जिसको अर्थर होम ने दिया था। यहाँ पर जो लिखे है ना वही समझाया।
जो इंग्लिश में लिखे हैं वही हिंदी में समझाए। देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज टू गो इनसाइड द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर जाओगे ना तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। अब जिसके कारण जो अर्थ मैग्मा है, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, वेपर है, वो बाबू देखोगे गोज मतलब ऊपर उठेगा और हीट करेगा, किससे, क्रस्ट से। और हीट करने के बाद क्रस्ट को ब्रेकिंग डाउन, तोड़ देगा। और तोड़ेगा तो बाहर क्या क्या निकलेगा, तो बाहर बाबू डस्ट पार्टिकल निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, अलग अलग टाइप के गैसेस निकलेंगे। तो इसी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, जिसको अर्थर होम ने दिया था। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। बोलने में पैसा वैसा लगता है का, है? नो सर, तब कहीं नहीं बोलते हो, हाँ? चलो देखो, अब बाबू एक चीज यहाँ पर ना, अब देखो इधर से जब गैस निकलेगा तो कुछ गैस बहुत ऊपर चला जाता है, कुछ गैस हमारे एटमॉस्फेयर के मतलब काफी नजदीक रहता है, पृथ्वी के लेयर के नजदीक है, कुछ पृथ्वी से के लेयर से बड़ी दूर। तो देखो जो लाइट गैसेज होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये तो ऊपर चले जाते हैं। हल्की गैसें बाबू मूव अप, ऊपर चले जाते हैं। जो भारी गैसेज होता है, भारी गैसेज होता है वो नीचे रह जाता है। जो भारी गैसेज होगा बाबू वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, अच्छा बता सकते हो सबसे हल्का गैस और सबसे भारी गैस कौन है? सबसे हाईएस्ट गैस बोला जाए ना, सबसे हाईएस्ट गैस तो बाबू रेडॉन है। कौन है? रेडॉन। रेडॉन सबसे बाबू हैवीएस्ट गैस है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का। और हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये सबसे बाबू देखोगे तो मतलब ये क्या बोलते हैं, लाइटेस्ट गैस है। सबसे हल्का गैस मतलब लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस की बात करें तो हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हैवीएस्ट गैस की बात करें, हाईएस्ट गैस की बात करें तो ये रेडॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेडॉन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए बाबू बताए हैं ना। ठीक है, आया समझ में? तो ये भी चीजें बाबू नोट डाउन कर लेना कॉपी में, कोई दिक्कत? तो अब देखो यहाँ पर बाबू अलग अलग टाइप के गैसेज निकलेंगे। अब हमारे एटमोस्फियर में आप देखोगे, ये हम लोग का एटमोस्फियर में अलग अलग टाइप के क्या है, गैसेज है। जैसे नाइट्रोजन है, फिर देखोगे इसमें ऑक्सीजन है, फिर देखोगे इसमें और क्या है, CO2 है। तो तुम्हें केवल इसी तीन गैसेस के बारे में पढ़ना है और इन्हीं का तीनों का परसेंटेज याद रखना है। नाइट्रोजन का परसेंटेज 28%, ऑक्सीजन का 21% और CO2 का 0.03%। देखो ये एनसीईआरटी का डेटा बताया है, यदि डेटा एक एक पॉइंट इधर उधर भी हुआ ना तो तू लोग इसको रिलेट कर लेना 78%। ठीक है, एग्जैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही डेटा देगा। ठीक है, ठीक है, मान लो 78 ना देगा तो इसके करीब देगा। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन में कभी भी जिससे पूछ देगा व्हाट अमाउंट द नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन में 78 ना देकर मान लो 77 पॉइंट कुछ भी दे सकता है, तो 76 नहीं देगा, 79 नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन के हिसाब से करना। ऐसे जो हम डेटा लिखवाए हैं ये फिक्स है, ये 78% होता है नाइट्रोजन, ये 21% होता है, ये 0.03% होता है। तो अब जो हमारे एटमॉस्फेयर में बाबू जो मेन गैसेज हैं वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और CO2 है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन का क्या फंक्शन है ना, ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है। तो पहले नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन की बाबू बात करें तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज कितना है, तो 28% है, जो कि सबसे लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे लार्ज अमाउंट में कौन सा गैसेज पाया जाता है? नाइट्रोजन। अब देखो अभी बाबू नाइट्रोजन की बात करें तो इन नाइट्रोजन करता क्या है, तो देखो इन नाइट्रोजन बाबू देखोगे तो कंट्रोल करता है किस प्रोसेस को, कंबंशन प्रोसेस को। कंबंशन जो प्रोसेस है ना, तो बाबू याद रखना कंबंशन प्रोसेस को, ये जो कंबंशन प्रोसेस है, ठीक है, इस कंबंशन प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो कैसे कंट्रोल करता है? तो डाइल्यूटिंग बाय ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को क्या कर देगा? डाइल्यूटिंग कर देगा, बदल देगा, चेंज कर देगा। तो याद रखना। ठीक है, अभी ये एक चीज देखोगे इसको, मतलब जो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है ना, जो बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल, तो बायो जियो केमिकल साइकिल के द्वारा बाबू ये नाइट्रोजन कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को बायो मतलब क्वेश्चन पूछेगा। अब ये देखो ये नाइट्रोजन को प्लांट यूज करता है, इस नाइट्रोजन को बाबू यूज कौन करेगा? प्लांट। ठीक है, इस नाइट्रोजन को यूज करने का काम कौन करेगा? सॉरी, प्लांट। कौन करेगा बाबू? प्लांट।
अरे कौन सा प्लांट? लिग्मिनियस प्लांट, पढ़े हो ना, दलहन वाले प्लांट, लिग्मिनियस प्लांट। अरे बाबू राइबोजियम बैक्टीरियम ना करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स कर कर प्लांट को दे देता है। तो कहीं ना कहीं जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है वो फिर उसका परसेंटेज घट ना जाएगा। तो नाइट्रोजन आखिर वापिस 28% ही क्यों रहता है हमेशा? क्योंकि देखो नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लिया जाता है। इस नाइट्रोजन को बाबू कंज्यूम कर लिया जाएगा। कंज्यूम मतलब जितना नाइट्रोजन प्लांट यूज किया जाएगा ना, प्लांट यूज करेगा, फिर उसको वापिस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर कर एटमोस्फेयर को दे दिया जाता है। तो इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करने वाला जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बाबू बोलते हैं बायो जियो केमिकल प्रोसेस। इसी बायो जियो केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये बाबू देखोगे कंज्यूम कर लिया जाता है नाइट्रोजन को और वापस एटमोस्फेयर में भेज दिया जाता है। कोई दिक्कत बाबू? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो आगे देख लेते हैं अब ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को बाबू हम लोग बोलते हैं लाइफ लिविंग गैस। ऑक्सीजन को बाबू बोलते हैं लाइफ लिविंग गैस, क्योंकि हमारे लाइफ को चलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। क्योंकि यही ऑक्सीजन बाबू ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी बनता है। बायोलॉजी में पढ़ा है ना? आए? Yes, मत sir. बोलो सिस्टर। ठीक है। अब देखो बाबू ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में कितना है? 21% है, जो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन बनता कब है? तो पता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अरे प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है ना, तो वहां पर CO2 को लेता है तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बाबू ऑक्सीजन देखोगे तो बनता है। ठीक है। अब देखो अब इसी ऑक्सीजन की बाबू हेल्प से हम कोई भी चीज को कंबंशन करते हैं। कंबंशन का मतलब कोई भी चीज को जलाते हैं। यदि हमें कोई भी चीज को जलाना है या बुझाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। कोई भी चीज बाबू जलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है, इसीलिए बाबू ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। आया समझ? आया कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? No, sir. देखो पढ़ना ये कुल टॉपिक एकदम कंपटीशन लेवल का है। तू लोग का मत सोचो कि ई कोनो 7 8 9 कंपटीशन का मतलब ई कोनो एग्जाम में बैठो को क्वेश्चन पूछेगा, कोनो गारंटी लेते एटमोस्फेयर से क्वेश्चन पूछ दिया तो बना कर लाओगे। ठीक है बाबू, मतलब एक एक पॉइंट लिखवा रहे हैं जहाँ से कोई भी चीज एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड बाबू ये याद कर लेना। एक यहाँ पर बताए थे CO2 है, एक क्या बताए थे? 3 गो। तो हम लोग नाइट्रोजन देख लिए, ऑक्सीजन देख लिए, CO2 को देख लेते हैं। ठीक है। CO2 को देख लेते हैं। CO2 की बाबू बात करें ना, CO2 एक मिनट, इसका PPT ना बना है तो इसी बता देते हैं ना। देखो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखो CO2 का अमाउंट की बात करें हमारे एटमोस्फेयर में कितना है तो 0.03%। 0.03%। ठीक है। अब CO2 का बाबू यूज कौन करता है? तो प्लांट यूज करता है। CO2 ज्यादा किसके लिए जरूरत है? प्लांट के लिए। क्योंकि प्लांट बाबू इसी CO2 की हेल्प से कौन सा प्रोसेस करता है? फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस करता है CO2 की हेल्प से। ठीक है। अब देखो मतलब प्लांट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है। अब देखो अब ये बाबू इस जो CO2 है ना, इसको हम लोग प्रोमिनेंट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, बताएंगे। देखो क्वेश्चन पूछेगा इस ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्वेश्चन बाबू बोलेगा ग्रीन हाउस गैसेस किसे बोलते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोमिनेंट बाबू किसे किया जाता है? CO2 को। ठीक है। CO2 इज प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग बाबू देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। क्वेश्चन बोलेगा बोलेगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किस ग्लोबल वार्मिंग में सिंपल सा देखो क्या होता है, बस इंक्रीज हो जाएगा हीट। जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर बाबू इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो जितने भी ग्लेशियर है वो ग्लेशियर बाबू पिघल जाएगा। और जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो फ्लडेड आ जाएगा, बाढ़। ओकरे को बोलते हैं बाबू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा तो फ्लडेड वगैरह आ जाएगा, जो कि क्या है, दिक्कत है। कोई दिक्कत? तो बोलेगा ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो बता देना ग्रीन हाउस गैस के कारण। किसके कारण? ग्रीन हाउस गैस के कारण। क्वेश्चन बोलेगा ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं? तो बता देना CO2। क्या हम CO2 के अलावे भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? तो लिख लो यहाँ पर, बता देते हैं। ग्रीन
हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज। देखो ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं, तो देखो दिस गैसेज विच इंक्रीज वार्म, ये गैसेज बाबू क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे वार्म, इंक्रीज वार्म, मतलब इंक्रीज वार्म या इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर भी लिख सकते हो ना, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, साथ में गर्मी को भी इंक्रीज कर देंगे, ये ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो बाबू देखोगे जितने भी ग्लेशियर है वो सारा पिघलने लगता है ना, जिसे फ्लड वगैरह आ जाएगा, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। सिंपल सा, कुछ नहीं, ग्लोबल वार्मिंग में बस सिंपल सा ना आगे बताएंगे। जिसे इसमें ग्रीन हाउस गैसेज देखो होता क्या है ना, देखो अभी जो गैस है ना, एक फीचर्स और लिख सकते हो इस गैस का, मतलब मतलब ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जो सन से निकलने वाला जो रे है उसी को सोलर रेडिएशन बोलते हैं, या उसी को तुम क्या बोल सकते हो, इंसोलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो सूर्य से आने वाली, जिसे मान लो यहाँ पर सन बना देते हैं, ठीक है, आज जो बोलेंगे ना उसको लिख लेना है इंग्लिश में, जब नोट्स बनाओगे दोबारा देखकर तो जो डिफिनीशन बोल रहे हैं उसको लिख लेना, क्योंकि बुढ़वा अब काम नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे ना बुढ़वा दूसरा पता ना उसको क्या हो जाता है, कल तो चल ही नहीं रहा था। ये बाबू सन है, ये क्या है हम लोग का सन। तो अब इस सन से देखोगे तो अलग अलग टाइप के क्या आएंगे, ओ भाजी डाटे। अब देखो साउंड सही है ना, अच्छा नहीं तो चालू है ना। अब बाबू इस सन से देखोगे तो अलग अलग टाइप के क्या आएंगे, रे आएंगे, अलग अलग टाइप के, देखो रे आएंगे, रे आ रहे हैं, रे आ रहे हैं। तो देखो अब ये जो यहाँ पर कुछ गैस पाए जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये गैस पाया जाएगा, जैसे CO2 है, यहाँ पर बाबू CO2 है, फिर यहाँ पर देखोगे सल्फर है, N2O है, नाइट्रोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर देखोगे कुछ इसमें CH4 है, मीथेन, CH4 मीथेन। तो ये सब कुछ गैसेज है ना, तो सन से ये जो रे आ रहा है जिसको सोलर रेडिएशन बोल रहे हैं, तो इसको आने तो देगा, ये सब जितना गैसवा है ये आने देगा, लेकिन जाने नहीं देगा। समझ में आ रहा है, मतलब सोलर रेडिएशन को आने के लिए ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट किसे बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट हम किसे बोलते हैं, द मटेरियल्स विच अलाउ द लाइट, जो लाइट को अलाउ करे। तो सन का रे एक प्रकार का देखोगे तो क्या है, एक मिनट बाबू रुकना। अरे जी रुक जाओ भेजते हैं, नंबर नंबर बताओ, गूगल पे करते हैं। ठीक है बाबू, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर ना काट रहे हैं, 2 मिनट के लिए तू लोग वेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है, 1 मिनट जाना मत, रुक जाओ, खोलने दो गूगल पूरा। हाँ बोलो, 9956 हाँ 9956 630 9956 630 99 590। विकास खनेजा नाम है क्या, कितना डालना है, 150। चलो
चला गया। ठीक है, हमको भेजेंगे। ठीक है, कट करो उधर से। साउंड साउंड ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाबू बता रहे थे ना, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, सन से आने वाला जो सोलर रेडिएशन है, मतलब रे है, देखो तो आने के लिए तो ये गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज देखोगे तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आने देते हैं, बट आकर ये इस गैस मतलब ये इस सन के लाइट को, मतलब सन के सोलर रेडिएशन को जाने नहीं देंगे। तो देखो डिफिनीशन बोल देते हैं, लिख लेना है, अभी लिखेंगे ना, बोर्ड उतना काम नहीं कर रहा है। तो देखो, ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, but these gases are opaque to the outgoing terrestrial radiation, which cause increase the warm that area, that is called global warming। बोलो आया समझ में क्या बोला है? सिंपल सा, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट आउट गोइंग, देखो जैसे मान लो अब यहाँ पर ये एटमोस्फेयर बनाए थे, अर्थ का लेयर है, अभी अर्थ का लेयर है टेरिस्टोरियल, मतलब ये भूमि है, रॉक शॉक है, तो इधर से देखो आया, आने दिया, सोलर रेडिएशन को आने दिया, अभी पूरा गर्म कर दिया, पूरे जगह को गर्म कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एकदम टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज। अब लेकिन अब इस गैसेस मतलब इस सोलर रेडिएशन को जाने नहीं दे रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जाने नहीं दे रहा है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज ही बाबू देखोगे तो अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण एकदम वो एरिया पूरा गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, उसी को बाबू ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? हाँ, तो क्या डिफिनीशन बोले हैं तो समझ में आया है ना? लिख लेना, तो लिख दें, चलो लिख देते हैं ना, थोड़ा सा बुढ़वा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट to the incoming solar radiation। मम्मी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। सोलर रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन विच कॉज, बाबू बाहर गेम खेलो, विच कॉज इंक्रीज द वार्म या टेम्परेचर, ठीक है, दैट एरिया, ये लिख लेना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच कॉज इंक्रीज द वार्म। अच्छा एक चीज बात छोड़ दी है, देखो दीज ओकरा बाद देखो बोल दे रहे हैं, उसी को लिख लेना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट दिस गैसेज आर ओपक्यू टू द आउटगोइंग, ठीक है। जाने के लिए बाबू ओपक्यू है, ओपक्यू किसे बोलते हैं? जो लाइट को अलाउ ही ना करे पास होने का, मतलब द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, खुद में से जाने नहीं देगा। अभी यहाँ पर वही चीज समझाए हैं, देखो इधर से बाबू ये बताओ समझ में आया है ना? बिल्कुल समझ में आ गया तो खुद से भी डिफिनीशन बना कर लिख सकते हो, कोई टफ चीज है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बस समझना है, बस जिसे अब मान लो इस सन से निकलने वाली रे इधर आ रहा है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का ब्लैक इधर से आ रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है, मान लो ये ग्रीन हाउस गैसेज है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज आने देता है सोलर रेडिएशन से, बट इधर से जाने नहीं देगा, मतलब आने के लिए तो ट्रांसपेरेंट है ग्रीन हाउस गैसेज, बट जाने के लिए सोलर रेडिएशन को ओपक्यू है, तो जब जाने नहीं देगा तो उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, तो पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर जब इंक्रीज किया तो वो एरिया का हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जब वो एरिया गर्म हो जाएगा तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और जब एरिया पूरा मान लो गर्म हो गया तो वहां का जितना भी ग्लेशियर है सबको पिघला देगा, और जब सारा ग्लेशियर पिघल गया तो बाढ़ आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? फ्लडेड आ जाएगा, बस ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। अब देखो इस चीज को रोकने के लिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ये गैसेज इंक्रीज ना करे, तो इसके लिए बाबू बहुत सारा देखोगे तो जो मतलब गवर्नमेंट होता है या यूएनओ होता है, बहुत सारा देखोगे तो समिट कराता है। समिट का मतलब होता है सम्मेलन, समिट का बाबू मतलब होता है सम्मेलन। कोई दिक्कत? जिसे रियो डे जेनेरियो में क्लास 10th में जाओगे तो पढ़ना है,
रियो डो ब्राजील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? नहीं सुनाई दे रहा है क्या? देखो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, द अर्थ समिट। क्या बोलते हैं? द अर्थ समिट, द अर्थ समिट इन 1992। बोलेगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको हिंदी में बोलते हैं ना। तो अर्थ समिट बाबू ये इन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डे जेनेरियो सिटी है ब्राजील। का नाम है? ब्राजील का रियो डे जेनेरियो सिटी। बोल दे रहे हैं, इसे लिख लेना। ब्राजील में सिटी है। ब्राजील 5th लार्जेस्ट कंट्री ना। ब्राजील में जगह है बाबू रियो डी, का नाम है जेनेरियो, जेनेरियो। तो रियो डे जेनेरियो में ब्राजील में, जो कि ब्राजील शहर का एक छोटा सा शहर है रियो डे जेनेरियो, वहीं पर अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अब इस पृथ्वी अर्थ समिट में कहा क्या गया था? तो ये अर्थ समिट में बाबू ये चर्चा किया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसको कैसे रोका जाए, कम किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, ठीक है। मतलब इस अर्थ समिट में बाबू ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा किया गया था कि इसको कैसे रोका जाए, और साथ में बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। साथ में बाबू बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। तो दोनों याद रखना। क्वेश्चन पूछता है जैसे अर्थ समिट में किस पर चर्चा हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग पर कैसे कम किया जाए और बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाए हैं बायोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाए है ना, इसे जियोग्राफी में भी पढ़ाएंगे। 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं ना बायोडाइवर्सिटी डे। अब देखो, तो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, ठीक है, रियो डे जेनेरियो में। तो ये बाबू चीज, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज सम्मेलन हुआ था। टोक्यो में हुआ था 1997 में। चलो उतना तो लोग के लिए नहीं रखता है ना, उतना बाबू मैंने नहीं रखता है, बस इतना ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बताए हैं। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है इसलिए थोड़ा बहुत बता दिए हैं। कोई डाउट बाबू यहाँ तक? कोई यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर। चलो समझ में आया है ना? है बाबू? तो Yes, sir. आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में बाबू बात करें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में पहला गैस लिखवाए थे जो कि पढ़ चुके हैं। दूसरा बाबू लिखवाए थे हम लोग डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल। और तीसरा लिखवाए थे वाटर वेपर। तो कल के क्लास में डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ लेंगे, वाटर वेपर के बारे में पढ़ लेंगे, आखिर में इनका रोल क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ओकरा बाद हम लोग पढ़ेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जेकरा में सबसे नीचे बाबू आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर है, उसको आयोनोस्फेयर बोलते हैं, सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और का मध्य मंडल। थर्मोस्फेयर को क्या बोलते हैं पता ना? आयन मंडल, बरही मंडल हिंदी में। चलो इंग्लिश में याद रखना ना, इंग्लिश में। तो लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में बाबू बात करें तो कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ये डस्ट पार्टिकल और ये जो वाटर वेपर का क्या फंक्शन है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई डाउट? क्या करना है, दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर को देखना है और नोट्स बढ़िया से बाबू बना देना है ना। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, गुड बाय। ओके।